Anyone else, please be quiet, as the conversation will be happening between me and Dad. Okay. So I'm going to present Kalam's cosmological argument here. तमाम तारीफें उस के लिए जिसने इस यूनिवर्स को एक मकसद के तहत पैदा किया. सो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट गॉड के एग्जिस्टेंस के आर्ग्यूमेंट्स में से एक है. ये कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट से तो वीक समझा जाता है, बट आई वुड से दैट इस आर्ग्यूमेंट का सही से इस्तेमाल किया जाए तो इससे गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूफ किया जा सकता है अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द एथिस्ट. मतलब कि मोस्ट ऑफ द एथिस्ट आजकल फिलोसफी पढ़ नहीं रहे हैं. सो डेड, आर यू हियर? Yes, I'm here. ओके. सो ये आर्ग्यूमेंट कुछ स्पेसिफिक प्रेमिसेस से चलता है. ये एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द premise one. Whatever that begins to exist has a cause for its existence. This means कि जो कुछ भी एग्जिस्टेंस में आता है, जैसे कि चेयर हो गया या फिर फोन हो गया आपका, या फिर प्लैनेट्स हो गए, सोलर सिस्टम हो गए, हर चीज का एक कोई ना कोई कॉज है एग्जिस्टेंस का. आप इस बात से एग्री करते हो? हमने प्रेमिसेस रखे, फिर मैं I'll reply. No. We will be going from one premise to, मतलब कि first we will take a look at first premise, then we will move to the second premise, because एक साथ सारे premises को handle करना मुश्किल हो जाएगा. Okay, sure. Yeah, I agree. Okay, आप premise one से agree करते हो. Whatever that begins to exist has a cause. Now premise two is universe begins to exist. कि हमारा ब्रह्मांड भी एग्जिस्टेंस में आया था इवेंचुअली. इससे आप एग्री करते हो? नहीं. Okay. आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि कभी there was a time जब universe began to exist actually. Okay then. So आपका इस ऑब्जेक्शन का, मतलब कि इस डिसएग्रीमेंट का कोई बेसिस है? I mean, any strong reason for that? I mean, you are the one making a claim, so I think you should be the one saying कि. Okay. So burden of proof is on me. Yes, it is. So guys, Dad here disagreed with my second premise. So I will be defending my second premise, which means universe begins to exist. I mean, universe began to exist. तो सबसे पहले तो अगर यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट हम इस बात को रिजेक्ट करते हैं तो इससे क्या पॉसिबिलिटी निकल के आती है? ये पॉसिबिलिटी पूरी तरह से निकल के आती है कि यूनिवर्स हो सकता है इटर्नल हो. और मैनी एथिस्ट्स से दैट यूनिवर्स माइट बी इटर्नल, लेकिन इससे एक पैराडॉक्स जन्म लेता है जिसे कहते हैं हम इनफाइनाइट पास्ट पैराडॉक्स. ये पैराडॉक्स कुछ ऐसा है, मान लो कि इनफाइनाइट पास्ट एग्जिस्ट करता है, तो पास्ट इसका मतलब है कि में ऑलमोस्ट इन्फिनिट नंबर ऑफ इवेंट्स हो चुके हैं. अगर हम पास्ट के किसी एक पॉइंट को पकड़ते हैं, पॉइंट ए, और प्रेजेंट को हम लोग पॉइंट बी मानते हैं, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में इन्फिनिट नंबर ऑफ मोमेंट्स हो चुके हैं जिनको हम ट्रैवर्स नहीं कर सकते हैं, यानी कि जिनके थ्रू होते हुए हम आज तक नहीं पहुंच सकते अगर पास्ट इनफाइनाइट है. और जब हम लोग इनफाइनाइट पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम एक फिजिकल इन्फिनिटी की बात करते हैं. वैसे इन्फिनिटी देखा जाए तो एक कॉन्सेप्ट है मैथ्स का, लेकिन ये एक एक्चुअल इन्फिनिटी मैथ्स में एग्जिस्ट कर सकती है, और फिजिकल इन्फिनिटी बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा कर देती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, क्या कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा करती है? जैसे कि मैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट देता हूँ. दिस थॉट एक्सपेरिमेंट इज हिल्बर्ट होटल्स एक्सपेरिमेंट. ओके, मान लीजिए एक होटल है, इसका नाम है हिल्बर्ट होटल. वहां पे इन्फिनिट नंबर ऑफ रूम्स है और हर रूम को एक इंसान ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, और एक रूम में एक ही व्यक्ति रह सकता है. अब मान लीजिए कि उस इन्फिनिट नंबर ऑफ रूम में इन्फिनिट नंबर ऑफ पीपल हैं और हर रूम ऑक्यूपाइड है, लेकिन एक गेस्ट आता है वहां पे रूम की तलाश में. तो वहां उसको एडजस्ट कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए ओनर बोलता है कि हर बंदा जो है वो अपने बगल वाले रूम में मूव कर जाए. तो रूम नंबर 1 का बंदा रूम नंबर 2 में चला जाएगा, 2 का 3 में, 3 का 4 में, एंड हेंस रूम 1 गेट्स वैकेंट एंड द न्यू गेस्ट सेटल्स देयर. सो इसी तरह से अगर वहां इन्फिनिट नंबर ऑफ गेस्ट आ जाए तब क्या होगा? अगर इन्फिनिट नंबर ऑफ गेस्ट आ जाएंगे तो ओनर बोलता है कि हर रूम में रहने वाला जो बंदा है वो अपने रूम के जो टाइम्स 2 है रूम नंबर, वो वहां शिफ्ट हो जाए.
यानी कि रूम 1 का बंदा रूम 2 में चला गया, रूम 2 का बंदा रूम 4 में चला गया और रूम 3 का बंदा रूम 6 में चला गया। अब किसी भी नंबर को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर हो गया आएगा, यानी कि सारे ऑड नंबर वाले रूम्स खाली हो गए, तो हमने इन्फिनिट लोगों को वहां प्लेस कर दिया। और ऑड नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं। तो इसको बताने का ये मतलब था कि हियर इसको हम मैथमेटिकली डील कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग फिजिकली इन्फिनिटी के हिसाब से देखें तो रूम जो मतलब कि होटल जो था वो पूरी तरह से ऑक्यूपाइड था, बट स्टिल इट्स एबल टू एकोमोडेट न्यू पीपल, जो कि बहुत हद तक कॉन्ट्राडिक्टरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. So when do you Yes. propose the universe began to exist? विच मीन्स यूनिवर्स का एक फाइनाइट एग्जिस्टेंस है, फाइनाइट हिस्ट्री है। इसको कैजुअल कॉजल फाइनाइटिज्म बोलते हैं बेसिकली, कि एक फाइनाइट हिस्ट्री होती है चीजों की, और अगर हम फिजिकल रियलिटी में इन्फिनिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा होती हैं। Right. So do you agree with my second premise now, or do you have any objections? Do you think the universe began 13.8 billion years ago with the Big Bang? Yeah. Okay. ठीक है, Apart कोई from the दिक्कत नहीं। infinity. Okay, so you agree, right? हाँ, yes, I do. Okay. So you agree with my premise 2 that universe began to exist. So my premise 3 is universe has a cause, which follows from premise 1 and premise 2. तो हम लोग premise 3 तक तो साथ चल रहे हैं। And now I will be introduced. मुझे premise 3 से दिक्कत है। नहीं, premise 1 और premise 2 को आपने accept कर लिया तो premise 3 logically follow करता है। नहीं, accept किया। Actually it doesn't. Why? Okay, so basically cause. Okay, so you're saying that universe का एक cause है, ठीक है? तो let's take the beginning of the universe as an effect, okay? Okay. So the cause has to have occurred before the effect, right? So therefore the cause had to have occurred before the beginning of the universe. Is that true? Yes. And Okay. अगर time ही universe के साथ start हुआ है तो there was no before जहाँ पे cause take place कर सकता था। Okay, what's your point here? My point is that the universe cannot have a cause because time began with the universe. And in order for a cause to make an effect, it has to have occurred before the effect. And if time began with the effect, there was no before when the cause could have occurred. Look, you agreed with my first premise that whatever begins to exist have a cause, and you also agreed that universe began to exist. So ये causality universe में भी apply हो जाती है automatically. हाँ, but there was no before जहाँ पे एक cause occur कर सकता था. There was no before जहाँ पे एक cause occur कर सकता था ताकि फिर universe began हो. There was no time before the universe, तो फिर universe से पहले कोई cause occur कर ही नहीं सकता था ना? No, it does not work like that. See, when we are talking about causation, so when like whatever which is coming into existence is having a form of cause. Okay, you accepted it, which means कि universe के पहले time था या नहीं था, किस form में था, we are not going there. हम बात करेंगे कि क्या यूनिवर्स बिना किसी कॉज के एग्जिस्टेंस में आ गया। यू एक्सेप्टेड माय फर्स्ट प्रेमिस, और हम लोग उस फर्स्ट प्रेमिस को देखें तो थिंग्स डोंट पॉप आउट ऑफ एग्जिस्टेंस आउट ऑफ नोवेयर, यानी कि एब्सोल्यूट नथिंगनेस से तो कुछ आ ही नहीं सकता। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपका वायलेट हो जा रहा है। एंड लाइक सम पीपल से कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसमें हो सकता है कि चीजें आउट ऑफ कॉज में, मतलब कि मैं तो उधर जा ही नहीं रही। अच्छा, मैं तो बोल रही हूँ कि फॉर द यूनिवर्स टू हैव बिगन टू एग्जिस्ट उससे पहले एक टाइम होना चाहिए था जहाँ पे एक कॉज अकर करता, बट यूनिवर्स से पहले तो टाइम था ही नहीं, तो कॉज कैसे अकर करता? अच्छा, when you accepted my premise 1, whatever begins to exist have a cause, then this whatever involved everything which comes into existence.
अब इसमें बाकी सारी चीजें उतनी मैटर नहीं करती हैं. So you should have doubted or objected to my first premise then, because premise 1 और premise 2 की acceptance से premise 3 automatically follow करता है इस Basically, argument में. everything that we observe within the universe is different than the universe itself as a totality. Okay? The set of all things is different from the system of the universe that we live under, right? I agreed with everything as an individual object, not as a whole, not the universe as a whole set. I guess a misunderstanding is happening here. When I say everything, I mean everything that exists, which comes into existence. Now, if the universe also come into existence, then we can treat it also as an object. And if everything is having a cause, then there's no reason for excluding universe from that. Actually, here I am differentiating between individual objects and the universe as a whole. ठीक है? For example, let's take Alive Nihilus Jr.'s example from my previous debate. He said कि if we make a house out of bricks, wait, Okay. yeah, the house मुझे is स्ट्रॉ मैन मत कर. बता रहा हूँ सुनो. देखो बर्ट्रैंड रसल ने दिया था फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, बट बर्ट्रैंड रसल की जात ही गंदी है, वो पैदा ही शूद्र होता है. ये कहाँ से ले आया? अरे वही पूछ रही है ना कि मैंने क्या पॉइंट दिया था. तो फिर मैंने ये पॉइंट दिया था कि फॉर एग्जांपल तुमने क्या बोलते हैं एक घर बनाया ब्रिक्स का, ठीक है. जैसे कि नहीं इससे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ तुम्हें. जैसे कि डैड ने बोला था कि क्या जो एटम्स होते हैं, जैसे कि उसने एज अ होल और एज अ पार्ट वाली वो दी थी. उसने बोला था कि जैसे कि सेल्स होते हैं, है ना, तो सेल्स एटम्स भले ही लिविंग नहीं होते, बट सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं. तो मैंने बोला अगर हम उसको रिड्यूस करके देखें तब तो वो सेट ऑफ एटम्स ही है ना, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना, अगर हम रिड्यूस करके देखें. Exactly. So what I'm saying is कि something as a whole may have properties that something as a part does not. And if you consider the universe as a part of everything, then I suppose there has been a misunderstanding, and I do have a problem with your first premise. Okay, so you do have a problem with my first premise, which means that things can pop out of existence out of absolute nothingness. But modern science presupposes this premise that whatever begins to exist must be having some form of cause or some form of origin. Because without it, our entire understanding of the world might struggle. Like we might struggle in making the complete sense of this reality. जैसे कि अब तक हमने जितनी भी हमारी नॉलेज रही है इस यूनिवर्स की चीजों की, हर इफेक्ट का कोई ना कोई कॉज होता है. उसी से हम बट लाइक जब तुम साइंस में इस तरीके की चीजें बोलो कि साइंस इन्वॉल्व्स अ प्रेमिस दैट एवरीथिंग मस्ट Professional, this is a debate between Dead and Sebastian. हम सबको ऐसा म्यूट रहना पड़ेगा. Yep. इवन अगर कोई बकवास करे. ओके. Yes. Wow, bro cannot stay silent, bhai. Bro cannot. Okay. Continue. Okay. So I was saying that, yeah. Yeah, आप मेरी बात So I was saying my point. Wait a minute. Yep. So हाँ समझाइए बात अपनी. मुझसे कह रहा है? हाँ जी. रुक जाओ, ठहरो, लेट मी थिंक. मैं आपको सिलोजिस्टिक मैनर में वो करूंगी.
Okay, so basically, do you agree that a cause for something has to take place before the effect? Yes. Yep. First cause should be there, and then the effect will come into existence. Cause precedes effect. And do you also agree that time came into existence with the existence of the universe? Yep. Then how could there have been a before for the cause to have taken place? Because there was no time before the universe. Therefore, there was no before when the cause could have taken place. Your point might feel like correct one from standard human level logic, but as per Kalam's cosmological argument, whatever that caused the universe is not bounded by our normal standards of time. Okay. And I was actually gonna go there in my fourth premise. So you say that whatever that begins to exist have a cause, you have a problem with that. But all the empirical sciences and every single one theory of science supports this statement that causation is universal. Like things don't pop out of existence out of nothingness. Is Okay, out of but nowhere. that does not refute my point. That does not refute my point. That does not refute the point. Okay. So look, it's like this. If everything is beginning to exist, is having a cause. So universe should also have some form of cause because out of nowhere मतलब कि absolute nothingness से कोई चीज आ नहीं सकती है. It's really hard to imagine. I just gave you a very good reason why the universe could not have had a cause. तो आप फिर से अपनी बात दोहरा क्यों रहे हैं? Okay, wait. Do you feel like the cause should always be physical? Can't it be something non-physical and non-temporal? No, because the cause needs to take place before the effect, right? So there is inevitably a temporal factor. Look, as per Kalam's cosmological argument, the cause of the universe is something which is non-spatial, non-temporal, and immaterial. Which means is that wait a second. You are arguing for God, yes? You are saying that God is that entity. Yes. Go on. Use the word. Use the correct terminology that you mean to use. Yeah, I will be coming to that in my final premises. But right now, let's talk about this cause and effect that which is presented in the Kalam's cosmological argument. Okay. So when we are talking about the cause of universe, then that will also be a cause of space and time itself. And then it won't be bounded by time. Could you repeat yourself, yes? Please? Could you repeat yourself? I'm saying the cause of the space and time itself can be bounded by space and time. यानी कि वो नॉन स्पेशियल होगा और नॉन टेम्पोरल होगा. But cause can, by definition, not be non-temporal because it needs to take place before the effect, and for that there is a temporal factor. Yes. Look, if universe is having a finite past and it's having a starting, let's say time is having a starting point. Okay. Then it's possible that maybe the thing that started this chain of events or that gave birth to time was something which was outside time or something separate from time or something on which time itself is inapplicable. No, I'm not. I'm not. Okay, but
I'm not refuting a point that there could be an eternal entity. I'm saying that for the cause to have taken place, entity could be eternal, but for the cause to have taken place, for that particular event to have taken place, time should have existed because it took place before the effect. Yes. तो अगर आपका that particular event, the event of causation, it should have taken place in a temporal framework. Yes, because effect फिर उसको succeed करता है. Yes, and for that there should have been a before, and that comes under the framework of time. I don't get it. हम लोग अपने arguments दोहरा क्यों रहे हैं यार? Yes, Sebastian की तरफ से debate. Okay, Dad. Listen. Hello, are you there? Yes, I'm right here. Okay. So even if time is having a beginning at Big Bang, but that itself does not prove that nothing can exist outside of physical time. No, I'm not saying that nothing can exist. Oh my God, I'm not saying that nothing can exist outside of time. I'm saying that for an event to have taken place, for the event of causation to have taken place, that should have preceded the effect, there must have been time. I'm not saying that there is nothing that can exist outside of time. I'm saying that for the event of causation to have taken place, there must have been time. Okay. So let me tell you about the. Wait a second. अरे सेबास्टियन भाई, आप एक काम कर Yes, सकते हो कि yes, आप ना डिबेट मुझे पास ऑन भी कर सकते हो. नहीं कर सकता तुम वो. बताओ भाई, तुम कचरा कर देगा डिबेट का. ओके, सो आई वाज सेइंग दैट तो आपका ऑब्जेक्शन ये था कि टाइम से मतलब कि यूनिवर्स के पहले मतलब कि टाइम नहीं था, तो कॉजेशन नहीं हो सकता है. लेकिन जरूरी थोड़ी कि कॉजेशन टाइम के भीतर ही हो. जब हम लोग टाइम इटसेल्फ की बात कर रहे हैं. वेट अ सेकंड, ये जरूरी है क्योंकि कॉजेशन happens before effect. Yes, and for it to happen before effect, time होना जरूरी है. Okay. It is necessary कि causation एक time frame में take place करे. And because there was no time before the universe could not have been caused. ओके. अगर ठीक है, मान लेते हैं कि अगर यूनिवर्स से मतलब कि अगर टाइम इस ही यूनिवर्स के साथ स्टार्ट हुआ है, तो बिफोर इन द ह्यूमन सेंस माइट बी रॉन्ग, बट स्टिल द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम नीड्स एन एक्सप्लेनेशन. Whatever that begins to exist must have a cause. So अगर टाइम की बिगिनिंग हुई तो टाइम शुड आल्सो will also require a cause, because again everything in our observation comes System of universe. Maybe it doesn't work the same way outside of our universe. We don't know. We only know what happens within our universe because we have observed it. हम लोगों ने किसी चीज को ऑब्जर्व किया है, तभी we have come to this conclusion, right? But we cannot observe the universe from outside the universe. Therefore, we cannot come to the conclusion कि the universe or time needs a cause. okay, but I already made it clear in my premise too that time has to be something which is finite, and if it's finite then it must be having some beginning.
Should I also provide another thought experiment to explain my point? No. I don't think you're getting my point. मैं बोल रही हूँ कि हम लोग यूनिवर्स के अंदर जो चीजों को हम लोग ने ऑब्जर्व किया है, हम लोग उससे इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, यस, बट हम लोग यूनिवर्स के बाहर से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देयरफॉर हम लोग इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि द सेम रूल्स अप्लाई देयर. ओके, यूनिवर्स के बाहर आपके यूनिवर्स की डेफिनेशन क्या है, बता सकते हैं आप? Oh my god. Yes, did. Okay. I feel like this should have been established before the before the debate, but honestly, we can never know what the universe is because it is, I believe, almost infinite and far Let me far explain far now. more enormous than we can observe. Far more enormous than we can observe. And Now let me explain. Let me explain as per cosmology. Universe encompasses everything that exists, everything, all of the I space, agree. entirety of space, time, matter, I energy, field, and the interactions happening between them. It's the complete system of our physical reality. तो एक स्पेशल और टेम्पोरल सेंस में तो यूनिवर्स के आउटसाइड होने की बात ही नहीं आती है, क्योंकि यूनिवर्स की डेफिनेशन ही ऐसी है कि आउटसाइड का कोई सेंस ही नहीं बनता यहाँ पर. हाँ, बट यू आर आर्ग्यूइंग फॉर अ बीइंग दैट एग्जिस्ट्स आउटसाइड ऑफ टाइम, तो आप कैसे बोल रहे हो कि देयर इज नो? क्या है ना, ये आउटसाइड है. मैंने बोला कि नॉन टेम्पोरल, नॉट बाउंडेड बाय टाइम. Okay, understandable. Okay. Not when we seeing outside, we mean it that it's outside in the physical sense. I'm not saying that there's some magical being sitting out of the universe who created everything. I'm saying that it's not temporal and non-spatial, which means it's not located in anywhere in the space and not in the bound of time. It's not bounded by time. It's not within time. Okay. Is causation not bounded by time? आपने मेरे premise agree किया था yes कि the cause takes place before the effect. Therefore, causation is bounded by time, is it not? Okay. What that is causation bounded by time? Yes, you agreed to my premise that causation takes place before effect. Therefore, causation is bounded by time. I agreed that cause precedes. By preceding, I mean the cause must first exist, and then the its effect will be there. But of course, when we are talking about the entirety of space and time itself, then the concept of before in the human sense will not be applicable on that form of cause. Okay, first let's understand. First, understand the first premise. How can predecession take place without time in the first place? Because predecession inevitably defines that it happened at a time that was prior to the effect. Yes. Predecession inevitably is defined as something that takes place before the effect. So how can it take place out of time? Okay, yeah, of course it's before the effect. Because we are talking about the cause of time itself. And it must have a cause because it's having a beginning. Okay. Let's come back to our first premise. What if everything which is having a beginning is also having a cause? Do you have any objection towards that premise? Does everything include the universe as a whole or the physical objects that we can observe? Yeah, everything means everything. Okay, I need a yes or no answer. Does it include the universe? Yep. Then no, I do not agree with your premise, because for the universe to have been caused, there must have been a before, and before cannot exist without time. Okay. And
And this is based on an assumption that the causation will always work in the physical realm, and there can be something which is metaphysical in nature that cause the universe to exist. Of course, when we are talking about I do not disagree that there could have been something metaphysical, but I do disagree ki for the causation, for the event of causation to have taken place, time must have existed because causation takes place before the effect, and things like and concepts like causation and effect cannot take place without time, because that is in their very definition that causation takes place before the effect, and before cannot happen without time. I think ये काफी repetitive होता है at this point, but sure. that causation can't happen in some other way. Do you agree? Am I audible? Guys, am I audible? Right. Yes. Am I audible now? बीच में आवाज गई थी क्या? Yep. अरे नहीं, यार, I'm able to hear you. Yes. Okay. Did you hear me make my point या midway में आवाज गई थी? नहीं, आवाज आ रही है. Okay. Okay, let's continue the discussion. So, आप जब ये ऑब्जेक्ट कर रहे हो कि कॉजेशन टाइम एग्जिस्ट नहीं करता तो कॉजेशन कहाँ से आ गया, आप ये अज्यूम करके बैठ जा रहे हो कि कॉजेशन से फिजिकल ही हो सकता है. एंड यहाँ पर एक्चुअली में कैटेगरीज अलग अलग हैं. When you are talking about cohesion, you are talking about things within the universe. But I am talking about the explanation for the universe itself. And when we are talking about the universe itself, we can't rely on temporal causation because universe में तो totality of space, time सब आ जाता है. आप इस definition से agree करते हो? Universe की? क्या कि इसमें space time सब कुछ आ जाता है? That? Yep. Yes, I do agree. Yes. हाँ. Okay. हाँ, तो जब स्पेस और टाइम के हम कॉज की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम टेम्पोरल कोहेशन और फिजिकल कोहेशन पे रिलाय नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं? वेट, बट कॉजेशन का वेरी डेफिनेशन उसको थ्रो अवे कर देता है ना, बिकॉज कॉजेशन मस्ट टेक प्लेस बिफोर द इवेंट इटसेल्फ. वही तो Before in that sense would not apply. That is the very definition of causation. आप causation के definition को कैसे change कर लोगे? Okay, but before in that sense will not apply to time itself. Why not? It's like asking what's the north to the North Pole. Huh? It's like asking what north to the North Pole. अच्छा. And why is it okay? हाँ ठीक है, रुक जाओ, ठहरो. Give me a second. Okay, so आप ऐसा बोल रहे हो. Okay, so my definition of cause is कि it causes an effect and therefore it must take place prior to the effect. Yes. So what do you mean by causation without time? Because how can there be causation without time, please? ये बताओ आप. How can there be causation without time?
look. When we are talking about the existence of time itself, और टाइम की बिगनिंग होती है जब हम ये जानते हैं, तो टाइम का कॉज को हम लोग टेम्पोरल पोजीशन में नहीं डाल सकते हैं. इट मस्ट बी समथिंग व्हिच इज नॉन टेम्पोरल इन नेचर. जैसे कि इनफिनिट पास्ट पैराडॉक्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया. Okay, so can you define causation without using the words before or predecession, because वो time के अंदर आ जाता है. So how do you define cause without using temporal vocabulary? राइट डेड. हाँ, आपकी आवाज चली गई थी, आई थिंक. अच्छा, वेट अ मिनट. आई वाज सेइंग दैट कि हम लोग जो डे टू डे लाइफ में कोहेशन की बात करते हैं तो वो एक टेम्पोरल कोहेशन होता है, लेकिन जब हम लोग टाइम इटसेल्फ की बात कर रहे हैं तो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट के फ्रेमवर्क के भीतर कॉज का मतलब क्या होता है कि कोई चीज दूसरी चीज को एग्जिस्टेंस में ला रही है. इसका मतलब कि टाइम को एक्स एग्जिस्टेंस में ला रहा है. मान लीजिए तो ये जो एक्स है ये क्या है? इट्स नॉट लाइक अबाउट बिफोर एंड आफ्टर. इट्स अबाउट कि एक्स इज ब्रिंगिंग टाइम इनटू एग्जिस्टेंस. यानी कि टाइम के एग्जिस्टेंस की वजह है, ये उसका एक्सप्लेनेशन हो जाता है. तो इस सेंस में मैं कोहेशन की बात करता हूँ. हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि द यूनिवर्स का कोई कॉज नहीं था, और इट कुड बी दैट द यूनिवर्स हैड इनफाइनाइट रिग्रेसेस आउटसाइड ऑफ द टेम्पोरल फ्रेमवर्क. Okay. So you are saying there can be infinite regresses. Now मैंने हिल्बर्ट होटल का एग्जांपल इसीलिए दिया था क्योंकि अगर हम लोग एक्चुअल में इन्फिनिटी को इमेजिन करने लग जाए तो इससे फिजिकल इन्फिनिटी से कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा हो जाते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि दो घर हैं, उनके बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो आपको इनफाइनाइट स्टेप्स लेने पड़ेंगे. तो आप एक घर से दूसरे घर तक कैसे पहुंचेगा फिजिकल? हाँ, ओके. हाँ, एंड ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स का कोई कॉज ही नहीं था, तो लाइक व्हाट इज टू से कि यूनिवर्स का डेफिनेटली कोई कॉज था. अगर एम्पिरिकल साइंसेस को देखें तो कोई भी चीज जो एग्जिस्टेंस में आती है उसका कोई ना कोई तो कॉज होता ही है. ऐसा कोई इंस्टेंस मेरे को हाँ, हम लोग दैट वी कैन अप्लाई टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट वी ऑब्जर्व, राइट. बट यूनिवर्स की टोटालिटी को हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग वो सेम कंसेप्ट उस पर अप्लाई नहीं कर सकते. इज यूनिवर्स फिजिकल इन नेचर? डेड. 2 मिनट, गिव मी अ सेकंड. अरे हम लुट गए, बर्बाद हो गए. यस, यूनिवर्स के अंदर लॉज ऑफ फिजिक्स यस अप्लाई होते हैं. इज दैट व्हाट यू मीन बाय फिजिकल? No. I'm saying that universe is also something which is physical, right? मैं बोल रही हूँ कि द यूनिवर्स एज अ होल के बारे में आई एम अनसर्टन. Yes, universe के अंदर, yes, the system that we can observe inside of the universe is physical, yes, but I'm uncertain about the universe as a whole being physical. So you are uncertain about the universe as a whole. Now see, when we are talking about you are saying that universe was uncaused, but if a universe was not having a cause, then it emerged out of pure nothingness.
which appears really impossible because absolute nothingness can't exist. You're talking about ex nihilo emergence Why of can universe. absolute nothingness not exist? Simply because we can't perceive it? Okay, wait a second. Yes. 0 plus 0 is equals to 1. Wow. Karthik, did anyone ask for a contribution to the session? ये तुमने कैसे वेरीफाई करा कि मैं तुम्हारी डिबेट की बात कर रहा हूँ? मैंने तो बस 0 plus 0 is equals to 1 बोला ना. कार्तिक शांत रहो ना यार, पॉइंट मिला मुझे, आवाज बदला टाइम पे. So I was saying, do you know about this principle? Ex nihilo nihil fit, which means nothing comes from nothing. बस मैं तो होती. Yes, Dad. Hanji? I'm sorry, could you repeat? This principle called ex nihilo nihil fit, which means nothing comes from nothing, which means from absolute nothingness nothing can emerge. इसका मतलब है कि नथिंगनेस से किसी भी चीज का इमर्ज कर पाना पॉसिबल नहीं है. और पॉसिबल नहीं है क्या? इसका स्ट्रॉन्ग एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस है, क्योंकि हमें एक एम्पिरिकल रेगुलरिटी दिखाई देती है इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी एग्जिस्टेंस पे, जहां पर चीजें जो इमर्ज करती हैं वे उनका कोई ना कोई कॉज होता है, वो किसी ना किसी सोर्स से आती है. और यहाँ तक कि अगर हम क्लासिकल फिजिक्स को छोड़ दें और बिग बैंग की कॉस्मोलॉजी को छोड़ दें, तो क्वांटम मैकेनिक्स जो कि प्रोबेबिलिटीज को इंट्रोड्यूस करता है. बहुत लोग कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स इज रिलेटेड टू अनकॉज्ड कॉज, मतलब कि क्वांटम मैकेनिक्स में कॉज एंड इफेक्ट उस सेंस में एग्जिस्ट नहीं करता है. लेकिन इससे ये प्रिंसिपल वॉयलेट नहीं हो जाता है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड वैक्यूम के भीतर इवेंट्स फिर भी हो रहे होते हैं, और क्वांटम फील्ड की अपनी लॉस होती है, उनकी भी एनर्जी होती है. सो क्वांटम मैकेनिक्स में भी जब पार्टिकल्स इमर्ज कर रहे होते हैं तो एक वैक्यूम के भीतर इमर्ज कर रहे होते हैं, वो एब्सोल्यूट नथिंगनेस होता ही नहीं है. तो हमारी पूरी की पूरी नॉलेज और एविडेंशियलिज्म, जिसे यानी कि एम्पिरिकल एविडेंस कह रहे हैं, और हमारा जो पूरी रीजनिंग है वो इस चीज के खिलाफ चली जाती है कि एब्सोल्यूट नथिंगनेस से कुछ आ सकता है. अब एब्सोल्यूट नथिंगनेस से कुछ आ सकता है, इसके सपोर्ट में आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट है? यस डैड. Give me a second. क्या कुछ भी ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है जो कि कंप्लीटली कॉजलेस हो, जिसका कोई कॉज हो ही ना? यार मेरे भीतर तो यही जाग रहा है. Give me a second. है ना, करती है ना ऐसी चीज जिसका कोई कॉज नहीं है, उसका नाम है एल्बर्ट. है? व्हाट? कौन है? हाँ ना, मतलब उसका कॉज नहीं है, एल्बर्ट का कोई कॉज नहीं है, एक्चुअली वो एक एक्सपेरिमेंट था, एक नॉन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट. अच्छा, अगर डिबेट हो नहीं रहा तो क्या कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट कर सकती है जो कोई बिना कॉज के आ रही हो? रुक. वैसे वैसे अलाइव भाई, वैसे मैंने जो रेफ्यूटेशन दिया था आर्गुमेंट को, उसमें मैंने यही तो प्रूफ करा था कि फिजिकल वर्ल्ड में ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है. नहीं, लेकिन रेपुटेशन सही तो था. कार्तिक यहाँ से आंसर हो था. यस डैड. कार्तिक उसको टेलीपैथी से जोड़. बस अरे जोड़ रहा हूँ, बस कोशिश जारी है, बस उसको कॉन्शियस बीइंग प्रूफ कर दूंगा. लो भाई, हो गया. किसे कॉन्शियस बीइंग प्रूफ? व्हाट? वो अलग डिबेट है, हमारा डिस्कशन अलग है. ओके, अगर अलग डिस्कशन है तो अलग वीसी में जा सकता है क्या? अगर अलग डिस्कशन है तो नहीं डैड, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन हियर. हाँ, राइट. Back to okay, wait a second. Where were we? Right, causation. Yeah, I was talking about things coming out of nothing. हाँ, आप जो बोलते हो कि नथिंगनेस जैसी स्टेट है, नथिंगनेस जैसी स्टेट के होने के लिए आप टाइम अज्यूम करते हैं, राइट? आप जब बोलते हो कि नथिंग एग्जिस्ट, तो अगर नथिंग एग्जिस्ट करता है, हाँ हाँ? नहीं, मेरा पॉइंट ये है
है कि एब्सोल्यूट नथिंगनेस से कोई चीज आ ही नहीं सकती है। मैंने इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया उसको, ये पॉइंट को, कि हमारे पूरा एविडेंशियलिज्म, आप बोल रहे हो- जितना भी आप एम्पिरिकल बोल रहे हो कि एविडेंस है वो नथिंग अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो नथिंग के एग्जिस्टेंस के लिए टाइम जरूरी है, क्योंकि नथिंग एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए टाइम जरूरी है। यस, Are you misunderstand? You are, I guess, misunderstanding my point. Listen, I was saying कि absolute nothingness कि बिना किसी cause के, एक absolute sense में कोई cause है ही नहीं, उस sense में कोई चीज existence में आती ही नहीं है। I was saying that. ओके, could you repeat yourself हाँ, please? ये मेरा point. I was saying कि बिना cause के कोई चीज existence में आती ही नहीं है, ये मेरा point था पूरा। ओके, सो यू आर सेइंग कि नथिंगनेस से यूनिवर्स नहीं आ सकता था, राइट? बट नथिंग के एग्जिस्ट करने के लिए भी टाइम एग्जिस्ट करना चाहिए, बिकॉज नथिंग एग्जिस्ट कर रहा है। What do you mean by nothing here? By nothing I mean nothing. Nothing exist कर रहा है, right? तो nothing के exist करने के लिए Absolutely. टाइम exist करना जरूरी है? Yes. Absolute nothingness. You're talking about absolute nothingness, right? Yes, but absolute nothingness के exist करने के लिए भी टाइम, वो exist कर रहा है ना, तो टाइम होना जरूरी है? Yes. No. Absolute nothingness is a different concept here. वो exist कर भी सकता क्या है आप कि नहीं टाइम कर को भी सकता है, that's a different thing. क्या आप क्या? टाइम को exclude कर रहे हैं? नहीं, I was saying that you are talking about existence of nothingness, which is a different thing here. मैं यहाँ बोल रहा था कि कोई चीज जो है वो बिना कॉज के एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती है। मेरा ओवरऑल पॉइंट ये था। मैं नथिंगनेस उसको इसलिए जोड़ा। हाँ, बट कॉज की टेक प्लेस करने के लिए भी एक बिफोर एग्जिस्ट करना चाहिए। आप कॉज को डिफाइन कर दो विदाउट यूजिंग द वर्ड्स बिफोर या प्रेडिसेशन, क्योंकि दैट इम्प्लाइज टाइम। तो इफ यू कैन डिफाइन कॉज विदाउट यूजिंग अ टेम्पोरल फ्रेमवर्क, तो हाँ, डू दैट। Okay, I can do that. I can do that actually में। क्या हुआ भाई? डिबेट करो, लड़ो एक दूसरे से, कुत्ते की तरह मत जाओ। शांति। ना भाई, यहाँ मैं गुड से डिबेट करने बैठा हूँ। तो आई वाज सेइंग कि कोई चीज का कॉज अगर हम लेके चलते हैं तो उसके एग्जिस्टेंस का ग्राउंड है, रीजन है, और अगर वो कॉज नहीं होता तो वो चीज उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, could you repeat yourself? वो थोड़ा सा आवाज चली गई। हाँ, ओके, आई वाज सेइंग कि लेट्स से कि कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, जैसे कि आपका फोन एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस एक्सिस्टेंस के लिए कुछ ना कुछ कॉज चाहिए। अब जब उसके लिए कुछ कॉज चाहिए तो अच्छा, मेरा शायद आप समझी नहीं थी पॉइंट उस टाइम। व्हेन आई से कि कॉज वाज देयर प्रीसीडेड, यानी कि कॉज एग्जिस्ट करता था एंड देन इट ब्रॉट दैट थिंग इनटू एग्जिस्टेंस। यानी कि पहले मान लीजिए कि एक फोन है, उस फोन को बनाने वाला एग्जिस्ट करता था, फिर वो उस फोन को एग्जिस्टेंस में लेकर आया। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग ऑन इन अ ब्रॉडर वे, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कोई भी चीज जो एग्जिस्ट कर रही है उसको एग्जिस्टेंस में लाने वाली चीज वो उसका कॉज बन जाती है, यानी कि वो उसका ग्राउंड बन जाती है। इसके लिए लाने वाली चीज कॉज, उसको एग्जिस्टेंस में लाने वाली चीज कॉज नहीं बनती, उसको एग्जिस्टेंस में लाने का प्रोसेस उसको उसका कॉज होता है। नहीं, मतलब कि वो किस वजह से एग्जिस्टेंस में आ रही है, आई एम सेइंग दैट। अच्छा, या क्या एक बात बता सकते हैं, ये आपका हम जो बिल्डिंग्स देखते हैं वो एग्जिस्टेंस में कैसे आए हैं? वो कंस्ट्रक्शन के थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन उसकी कॉजेशन थी, एंड द कंस्ट्रक्शन टुक प्लेस बिफोर द बिल्डिंग। यस, कंस्ट्रक्शन किसने किया? I do not say that the builder was its cause. I say that the process of construction was its cause. ठीक है? Therefore, the process of construction must have taken place before the building. I do not say that the builder was the cause. The process of construction was the cause. Okay, तो कंस्ट्रक्शन किसने किया? मेरा क्वेश्चन ये है। Builder ने किया, but builder is still not the cause. It is the process that is the cause. Causation का जो process होता है, yeah.
एंड वही But चीज I am तो defining. कॉजेशन का प्रोसेस टाइम के, आप कॉजेशन को टाइम के टाइम फ्रेम यूज किए बिना आप एक बार डिफाइन करके बताओ. Causation I am again by saying कि definition cannot take place outside of a temporal framework. Causation takes place before an effect, therefore it cannot exist outside of a temporal framework. ओके सो आई वाज सेइंग कि कॉज का मतलब होता है कि कोई चीज जो दूसरी चीज को एग्जिस्टेंस में ला रही हो, यानी कि तो एग्जिस्टेंस में लाने के लिए उसे एक प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ेगा, एंड वो प्रोसेस इफेक्ट से पहले टेक प्लेस करता है. यस. अच्छा ओके Yes. The cause is the process. when I'm The talking cause about is not the doer. The cause 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 is the action that brings the effect into place. The cause is not the doer of the action. It is the action that is the cause of the effect. Okay, dude. I was saying कि when you are talking about cause here, what kind of cause you are talking about? In this specific debate, yes, we are talking about the causation of the universe and time as a whole, which is doubtful to exist because again, cause cannot take place before the effect, and the effect itself is the beginning of time. Therefore, it is logically contradicting for the cause to take place before the time, because time था ही नहीं cause effect से पहले. अच्छा कॉजेशन कितने प्रकार के होते हैं आप बता सकती हैं? What do you mean by causation? कितने प्रकार के होते हैं? हाँ भाई, डिफरेंट क्योंकि टाइप्स के आपकी कॉजेशन होते हैं. आपकी क्वेश्चन की डेफिनेशन थोड़ी सी मेरे को अलग लग रही है. मेरी जब हम लोग क्वेश्चन की बात हाँ बोलो. जब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के कॉज होते हैं, जैसे कि मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज, फॉर्म कॉज और फाइनल कॉज. जैसे कि किसी चीज को बनाने में कुछ मटेरियल लग सकता है या कोई चीज लगती है, तो उसको हम बोल सकते हैं मटेरियल कॉज. अगर उसको किसी तरीके से बनाया गया है या किसी जिस चीज का इस्तेमाल करके उसको बनाया गया है, वो एफिशिएंट कॉज होता है. उसी तरह से एक फाइनल कॉज भी होता है, ठीक है, जो किसी चीज को बनाने का पर्पस होता है. तो व्हाट काइंड ऑफ कॉज यू आर टॉकिंग अबाउट? हाँ. बाय द वे, द एरिस्टोटेलियन कॉजेशन जितने सारे हैं जो आपने मेंशन किए, बीच में कहीं डिबेट चल रहा है ना दोनों के बीच में, आप कहाँ बीच में आ रही है? मैं एफिशिएंट कॉज की बात कर रही हूँ. Sebastian? Yeah, I'm hearing. Also, ये जो causation की argument जो कलाम के ना, it's extremely different from the Aristotle के causation, क्योंकि it's talking about causation as a process, which I think is similar to the efficient cause, but it is different. अच्छा, पर डेथ, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, तुमने कहा था ना कि बिल्डिंग जब बनती है तो बिल्डर जो चीज करते हैं वो कॉज नहीं होता. Okay, let me handle this out. Listen, Dad. You are talking about efficient cohesion, I guess. नहीं. ओके, देखो, टेम्पोरल कॉजेशन एरिस्टोटल के कॉजेशन के कैटेगरी से बाहर लाई करता है, एंड ओ माय गॉड, हाँ, कलाम की आर्ग्यूमेंट वाज डिफरेंट, रेफर्स टू अ डिफरेंट कॉजेशन. Okay.
Dead. First, listen my point. Uh-huh. Saying cohesion here. Dead. Can you hear me? Yes. Okay. So when I'm Okay. saying talk Bueno. foundational reason, I'm talking about the ground of this universe, the explanation of this universe by which the universe exists. Okay. Wait. Could you repeat yourself? I'm so sorry, but आपका mic बीच में थोड़ा सा. अच्छा ओके. आई वाज सेइंग कि जब मैं कोहेशन की बात कर रहा हूँ तो वो उसका अर्थ ये है कि पूरे यूनिवर्स का एक्सप्लेनेशन क्या है, यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को क्या एक्सप्लेन करता है. कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट में कोहेशन का यही मतलब होता है कि किसी चीज की एग्जिस्टेंस को क्या एक्सप्लेन करता है, व्हाटएवर दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट एज अ कॉज फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, यानी कि उसके एग्जिस्टेंस को एक कंप्लीट तरीके से क्या एक्सप्लेन कर रहा है. तो गॉड जो है वो यूनिवर्स का एक सस्टेनिंग ग्राउंड है और एक फाइनल रीजन की तरह है एग्जिस्टेंस के लिए. तो कोहेशन से तो मेरा ये मतलब है पहले. दूसरी बात, आप कोहेशन को जो है okay, but listen. But to cause the universe, God को एक time frame में act करना पड़ा होगा ना before the effect. And if there was no time frame before the universe, how could have God acted within a time frame that was before the effect? That is my entire point. And आप एक ही चीज बार-बार दोहरा रहे हैं. किसी को कुछ सुनाई दे रहा है? कहीं पे शांत है, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा. I can't hear as well. wait a minute. Am I audible now? Yes. Okay. Did I was saying कि when you are talking about cohesion here, आप टेम्पोरल cohesion की बात कर रहे हैं, लेकिन cohesion को समझने के लिए हमें टाइम की जरूरत नहीं है. Question आपकी जैसे बात कि हाँ, please repeat Yes, yourself, Dad. Sebastian. Yeah. I was saying कि cohesion को समझने Okay. आपका mic first. Is it my network issue or is it his network issue? Like मुझे समझ में नहीं आ रहा. I cannot hear him. Yeah. Sebastian, maybe you should आपको अपना internet connection थोड़ा सा ठीक कर लेना चाहिए. Am I audible now? You are. वही बात है, आप starting में audible रहते हो and then बीच में आपकी आवाज कट जाती है for some reason. अच्छा ओके, वो थोड़ा इश्यू होगा. Are you there, Sebastian? Yes. Am I audible? Yes. Okay. So I was saying कि जब हम लोग कोहेशन की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं एक इवेंट ने दूसरे इवेंट को कॉज किया है ना. Yes, and yes. Go on.
Go on. Go on, Sebastian. बट बिना टाइम के एक्सपीरियंस के भी हम जो है वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक सीरीज, जैसे कि मतलब कि बिना चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिना टेम्पोरल क्वेश्चन के भी। जैसे कि हम जब किसी चीज के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं या होने की बात कर रहे हैं, तो हम ये बात कर रहे हैं कि उसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है, मतलब कि जैसे कि बी को ए एक्सप्लेन कर रहा है और सी को बी एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन हियर, तो मैं यूनिवर्स की इस तरह से बात कर रहा हूँ कि यूनिवर्स का एक्सप्लेनेशन जो है वो गॉड है, यानी कि यूनिवर्स के ओरिजिन को गॉड एक्सप्लेन कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Oh my god. यस। नहीं, रुक जाओ। आप बोल रहे हो कि यूनिवर्स का रीजन गॉड है, राइट? यस यस यस। एंड फॉर दैट गॉड यूनिवर्स को कॉज किया है। गॉड ने यूनिवर्स को कॉज किया है, राइट? यस। एंड अगर गॉड ने यूनिवर्स को कॉज किया है, तो दैट एक्शन ऑफ कॉजेशन एक टेम्पोरल फ्रेमवर्क के अंदर टेक प्लेस करता है। आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं? द एक्शन ऑफ कॉजेशन टेक्स प्लेस बिफोर द इफेक्ट। मैं अपनी बात बार बार दोहराई जा रही हूँ। डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ओके, बट ये जो है वो आपका कॉन्सेप्ट आ कहाँ से रहा है कि एक्शन कॉजेशन जो है वो टेम्पोरली होगा? From ये its हम टाइम को definition, the causation takes place before an effect. Therefore, it causes the effect. And अगर before में exist कर रहा है, तो therefore there must be a temporal framework जिसमें वो before में exist कर रहा है. ओके, बट ये तो आपके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का मतलब कि हमारे ह्यूमन माइंड का तरीका है, देखा जाए तो। When we are talking about time, तो हम उसको जिस रिलेशन में समझते हैं बिफोर एंड आफ्टर, दिस अप्लाइज ओनली टू द यूनिवर्स एंड ओनली विद इन द यूनिवर्स। लेकिन जब मैं यूनिवर्स की फाइनल कॉज की बात कर रहा हूँ, अल्टीमेट कॉज की बात कर रहा हूँ, जो थियोरिस्टिक सेंस में माना जाता है कि यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को ही एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम उस पर वो सेम चीज जाके अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मैं यहाँ पे स्पेस और टाइम इटसेल्फ की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो हम लोग यूनिवर्स इटसेल्फ के कॉजेशन के बारे में ये चीज क्यों नहीं बोल सकते कि यूनिवर्स का कोई कॉज जरूरी नहीं है? अगर आप यूनिवर्स के बाहर जाके ही देख रहे हो, तो the universe itself as a whole could, not have a cause. हाँ, आप ये बात बोलना चाहो तो बोल सकते हो, पर इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। ऐसे हाँ तो जरूरी नहीं है ना। हाँ, तो फिर देयरफॉर जरूरी नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट करता है। अगर बोलना चाहे तो बोल रहे हैं, एंड देयरफॉर इससे नेसेसिटी नहीं करता कि गॉड एग्जिस्ट करता है। No. I was saying कि क्योंकि ये दिक्कत क्या है बोलने में? कि दिक्कत क्या है? यूनिवर्स का कोई कॉज नहीं है बोलने में, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत ये है कि जब आप यूनिवर्स का कॉज नहीं है बोलते हैं, और यानी कि प्योरली एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ कॉज की बात करते हैं, तो यू आर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग, अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज लाइक नो बेसिस एट ऑल। ब्रूट फैक्ट बोलते हैं, यस। Yeah, brood. Okay, so you are saying the universe is a brute fact. Okay. Yeah, why not? I'm saying that it's a possibility. I'm not saying that it is a brute fact. I'm saying that there is a possibility that it is a brute fact, and therefore it does not necessitate the existence of God. Okay. So, अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए किसी चीज का एग्जिस्टेंस का कोई कॉज ही नहीं है, तो वो अनकॉज्ड एग्जिस्टेंस ऐसा पॉसिबल है। डू नॉट, हाँ, आई एम सेइंग कि ऐसा पॉसिबल है। एंड आई एम सेइंग कि दिस पॉसिबिलिटी इज हैविंग नो बेसिस, क्योंकि जितने भी हमारे एम्पिरिकल एविडेंस एंड मैंने आपके कॉजेशन के क्लेम को ऑलरेडी रिफ्यूट कर दिया है। हम लोग गोल क्यों व्हाट द हेल? हाँ, मैंने आपके कॉजेशन के आर्गुमेंट को ऑलरेडी रिफ्यूट कर दिया है बाय सेइंग दैट कॉजेशन नीड्स टू हैपन इन अ टेम्पोरल फ्रेमवर्क एंड इन अ टाइम। मॉडरेटर है, आगे बढ़ाएगा इस चीज को। या एग्जैक्टली। अरे मैं मॉडरेटर हूं। बैक
हाँ करो करो। ये क्या था लाइव, ये क्या था लाइव? मैं भाई सबसे अच्छा मॉडरेटर हूँ किजन के बाद, जो भी है। वाओ, ओके, नहीं, आई मीन कॉफी, हार्दिक या जैन कैन डू दैट. ओके ओके। सो ओके नहीं नहीं ये बात बताइएगा कि आपने कहाँ रिफ्यूट कर दिया कि कॉजेशन, क्या Oh आपने my क्या God. स्टेटमेंट बोला ना कि causation must exist in a temporal framework, and अगर temporal framework ही exist नहीं करता था तो causation कैसे take place करता? That was my entire argument. Have you not been listening? आप मटेरियल कॉजेस की बात कर रहे हैं एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉज ऑफ टाइम इटसेल्फ। तो यू आर आस्किंग लाइक कि आप causation को temporal framework के बाहर define करो please. मैं कर तो रहा हूँ। Causation का entire definition is that कि वो happens before the effect, therefore it causes the effect. And अगर before वाली बात आ गई तो temporal framework. अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आर टॉकिंग अबाउट? क्या? अच्छा नहीं नहीं, आप क्वेश्चन की डेफिनेशन जरा दिखाइए, कहाँ से आप? Oh my God, dude. Okay, wait a second. Do you want me to send you a screenshot of encyclopedia? Oh my God, why am I fumbling? Oh my God, I cannot pronounce it. But do you want me to send you a screenshot? Oh my God, that gives rise to. Okay. Yeah, I'll send you a screenshot. Wait a second. Which dictionary do you follow? विच डिक्शनरी डू आई फॉलो? आप क्वेश्चन की डेफिनेशन कहाँ से दे रहे हैं, बस मेरे को ये बता दीजिए। Okay. Wait a minute. I thought it was common sense, but apparently it's not. Wait a second. Is Merriam-Webster good for okay for you? I'll send you a screenshot if you'd like. Oh my God! What the fuck? Here, edit क्यों हो रहा है? Yeah. ओके ओके। तो आपकी डेफिनेशन के हिसाब से ये साइड चार्ट में क्या चल रहा है? Side chat में मैंने definition भेजी है. Dead. Listen. Causes the act of present, the act or agency which produces an effect. See, I was talking about. Oh my God! Act effect से पहले take place करता है. आपने already ये चीज concede कर दिया, ठीक है? Causation takes place before effect. आपने ये चीज already concede कर दिया. No, मैंने effect नहीं, मैंने बोला था कि नहीं, wait a second. मेरा first premise ही ये था कि cause takes place before effect. आपने वो already concede कर दिया. You can't go back on that now. आप मेरे दोनों शुरुआती प्रेमिसेस से पहले एग्री मार गए थे, premise 1 and premise 2, and then premise 3 का logic क्योंकि उधर misunderstanding था. I do not believe there is a misunderstanding in a sentence as simple as cause comes before effect. The misunderstanding was regarding what do you include in everything. I don't think there can be a misunderstanding in a simple sentence such as cause comes before effect. dead. How long is this going to go on, guys? I need to go out. Okay, I'm gonna finish it right now. So cause effect के पहले होता है आपका ये क्लेम है ना, पूरा टेम्पोरल सेंस में हमें। आपने वो ऑलरेडी कंसीड कर दिया. यस, एंड आपने वो ऑलरेडी कंसीड कर दिया. नहीं, मेरा पॉइंट क्या था? मेरा आपकी आवाज फिर से चली गई.
आई वाज सेइंग कि कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है तो उसके एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए ही कॉज एग्जिस्ट करता है। अब कॉज जो है वो हमेशा टेम्पोरल हो, एकदम नेसेसरी लीनियर तरीके से हो, सीधे तरीके से हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन टेम्पोरल हो ये जरूरी नहीं है। Oh my God! You literally conceded to my premise कि cause takes place before effect, and before inevitably imply करता है कि एक temporal framework है। Before मतलब आप समझ रहे हो, before comes before something, and for something to exist, temporal framework होना जरूरी है for the before to exist। आप ये समझ क्यों नहीं रहे? Wait a minute, Hardik. Wait a minute. Look. When you said before, I didn't thought that you were talking about temporal cohesion here. I thought you were talking about. नहीं बिफोर तो खुद ही एक टेम्पोरल फ्रेमवर्क के अंदर ही टेक प्लेस कर सकता है ना। हाउ कैन बिफोर टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ अ टेम्पोरल फ्रेमवर्क? तो आपने बिफोर का कंसेप्ट टेम्पोरल है। बिफोर का जनरल मीनिंग कुछ और होता है ना, फॉर एग्जांपल 2 कम्स बिफोर 3। अरे मैं बोलता हूँ ना, उनको करने दो, दोनों ही डिबेट कर रहे हैं। नया नया थोड़ा डिबेट सर्कल में घूमता है, वो कोई प्रोफाउंड डिबेटर नहीं है डेट जो एकदम से सर्कल में घूम के तुम उसका डिबेट। अरे मैं बस डेफिनेशन क्लियर कर रहा था, लाइक यूजुअल नहीं मैं आपको नहीं बोल रहा था, मैं हार्दिक को बोल रहा हूँ। अरे तो घूमने दे, नया डिबेट घूमता है। हाँ ठीक है रहेगा। हाँ वो कर सकते हो, एंड मत। हाँ ठीक है वो कर लेते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू आप लोग रिकॉर्डिंग देखो एंड मॉडरेटर्स डिसाइड करें। तब तक आई एम गोइंग टू टेक अ 2-minute ब्रेक बिकॉज आई बिलीव हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटे से बैठे हुए हैं। तो यू कैन ओके ठीक है, फिर मैं 2 मिनट का ही थे। अरे आज ही करते हैं, देखते हैं ना क्या होता है। वो डेथ डिफेंड हो गई।